पास रखो, हो सकता है मुझे ही जरूरत पड़ जाए बच्चों को देने के लिए, सेंड कर देना जरूरत पड़े तो। वंशिका ने, अच्छा एक मिनट, एक, और अनुराग ना, एक मिनट, ये भी कर दो। कौन है, कौन है बेटा? मैम अंकित। अंकित, अंकित, अंकित। आज उदय आया है क्लास, उदय प्रेजेंट है ना? क्यों मिस करता है उदय क्लास? अभी तो देखो एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, कितना ज्यादा मिस कर लेते हो आप लोग क्लास में, रोज ढूंढती हूँ ये बच्चा आया नहीं, ये बच्चा आया नहीं, ये बच्चा आया नहीं है। कितनी बार आप मिस कर देते हो क्लासेस? रेगुलरिटी रखो क्लास में, मैम रेगुलर आया करो, रेगुलर आया करो। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, मैम तो हाँ बोलो। मैम एंट्रेंस क्लास होगी? हाँ आज रात को तो है आपकी, होती है, काफी कुछ मेरे पेंडिंग, मेरे ख्याल से डाउट्स भी मैम पड़े हैं, उसे सॉल्व भी कराना है आज। क्लास है आज मैम 9:30। पुराना कराओगे आप या पेपर भेजोगे अब आप? आज नहीं, पेपर नहीं, बहुत है उसमें, कंसेप्ट मुझे देना है उसमें। ठीक है, और मेरा प्लान ये है कि फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और मैं फुल सिलेबस स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा ये मैं तो ये भी कहती हूँ इस बार कि बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन फॉर 4 जे मेंस, अभी तक तो कुछ डेट फाइनल हुआ नहीं है, बट बिकॉज ऐसा कुछ बात सुनने को, ये बात आई मीन हमें सुनने को मिली है, तो मुझे पूरा लग रहा है कि 4 बार होने वाला है। जब तक डेट शीट नहीं आएगा हम नहीं सोच सकते हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि जो बच्चा एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहा है उनको तो देना ही देना है, उनका तो एम है, लाइफ का गोल है वो। बट उसके अलावा आप बाकी बच्चे भी आप 100% ट्राई कर लेना जेई मेंस को एक बार। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसमें कि 4 बार हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हो। अगर किसी का उस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान है या मन है या इच्छा है कि हाँ मेरी भी ऐसे कुछ हो जाए, तो 100% आप में से, मैं ये सही में बोल रही हूँ, ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है बेटे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी सीबीएसई के प्लान कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जेईई मेंस के लिए 100% ट्राई कर लेना एक बार। देख तो लो क्या हो रहा है, देख लो, एटलीस्ट पैटर्न का पता चले। क्लियर है, थोड़ा बहुत सोचो उसको लेके। और किसी बच्चे का अगर टोटली डिफरेंट कुछ एम है, टोटली डिफरेंट कुछ एम है, उसके लिए तो उसका एम ही सबसे बेस्ट है, वो अपने तरीके से जाके अपना एम को अचीव कर सकता है। बट कोई बच्चा जिंदगी में, या पेरेंट्स ने अगर कभी भी सोचा है कि हाँ ये हो सकता है, एक ऑप्शन बन सकता है लाइफ का, सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज अपियर फॉर द टेस्ट, अपियर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना? ओके, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मैंने जितना पढ़ाया था, रीजनिंग क्वेश्चन आपको सब कुछ बता दिया है मैंने। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी आगे का जो भी मेरा इस चैप्टर में चलेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेके चलेगा। जो कुछ भी पढ़ूंगी एंड तक, जो कुछ भी मुझे पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ूंगी। एमरफस खत्म हो गया, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया एमरफस के बारे में, आगे वो टॉपिक नहीं है और। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, किन किन एस्पेक्ट्स को लेके हमने सॉलिड को डिवाइड करा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। आप एक बार देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को यहाँ पे आपको डिवीजन कौन कौन रिस्पेक्ट्स को लेके कैसे कैसे आप डिवाइड करोगे, कितनी कितनी बार आपको डिवाइड करनी है, कौन कौन से पॉइंट को लेके आपको पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड को, सबसे पहले सॉलिड को डिवाइड करा गया है बाइंडिंग फोर्स को लेके, बाइंडिंग फोर्स और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है किसी भी एक सब्सटेंस का सॉलिड होने के पीछे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कितना इफेक्ट है, कितना बड़ा हाथ है उसका, कितना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको लेकर डिवाइड करेंगे सॉलिड को। आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। ठीक है, और क्या क्या जैसे हमने डिवाइड कर रखा है,
टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री का एक बहुत लंबा सा पोर्शन है इस चैप्टर में। मैं मोस्टली जो इस चैप्टर जो कंटेन करता है वो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री को ही कंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड से हम करते हैं, तो हमें किन किन चीजों के बारे में और हम सॉलिड को डिवाइड करने वाले हैं। इम्प्यूरिटी और डिफेक्ट्स को लेके कितने टाइप में डिवाइड करा गया है। ठीक है। और कितने टाइप में आप सॉलिड को डिवाइड करोगे और कौन से पॉइंट को आप रखोगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके अंदर क्या पढ़ोगे, कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कैसे डिवाइड करते हैं सॉलिड को। ठीक है। एंड लास्ट वन और एक है जिसको आप जिससे आप सॉलिड को डिवाइड करोगे, दैट इज माय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस 5 टॉपिक के बारे में आपको जानना है और सॉलिड को डिवाइड करना है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर लेना है। तो बाइंडिंग फोर्स है, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री मोस्टली ये कंटेन करता है इस चैप्टर में। इम्प्योरिटी और डिफेक्ट्स भी एक टॉपिक है इसके अंदर जिसमें मैं सॉलिड को डिवाइड करूंगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फिर मुझे डिवीजन करनी पड़ेगी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर वगैरह। और इसमें आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, किसमें डिवाइड करनी पड़ेगी, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड और यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाइंडिंग फोर्स को लेके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके हमने सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड करा है। तो ये आप लिखो, मैं से रब करूंगी फिर स्टार्ट करूंगी बाइंडिंग फोर्स। हाँ मैम, 1 मिनट मैम, लिखना है ये। हो गया। यस मैम। ठीक। दुनिया में जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, कोई भी एक मास का प्रोड्यूस होता है, कुछ भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम उसमें देखें तो वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन कॉल इट बाइंडिंग फोर्स। और आपको ये भी पता है दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हो सकता है फोर्स छोटा हो, अलग बात है, बट अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, और एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी कई तरीके से होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये अट्रैक्शन भी होती है, और कई बार हमने रिपल्सिव फोर्स के बारे में भी पढ़ा था कि जब दो एटम या दो मॉलिक्यूल इसी तरीके से मैं उसे बहुत क्लोज ले आऊं तो भाई कई बार ऐसे भी होता है कि वो एक दूसरे को फिर रिपेल करने भी लग जाते हैं। एक मिनिमम डिस्टेंस से भी अगर बहुत छोटा हो जाए सबसे और क्लोजर ले आऊं तो ये भी होता है रिपल्सिव फोर्स जिसे कहते हैं, जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा है। तो जब आप आइडियलिटी ऑफ गैस को पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा है। तो भी अलग टाइप का फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और एक रिपल्सिव फोर्स होता है।
बट मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं जिसके वजह से सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं रहता है या सॉलिड रिजिड हो जाता है, वो किसके लिए होता है? बाइंडिंग फोर्स, और यू कैन कॉल इट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहते हैं, ठीक है। और जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है थर्मल एनर्जी से, वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा गया। इसको मेनली बाइंडिंग फोर्स को अगर हम देखें तो 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो मैं यहीं पे आपको बता दूंगी। सबसे पहला है आपका इसमें अगर मैं लूं तो ये आपका आ जाएगा मोलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहला है मेरा मोलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर डिवाइड करा गया है नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिवाइड करके रखा गया है। तो मैं एक काम करती हूँ, हम सबसे पहले छोटे मोटे इसके जो ओवरऑल आप ले लो, उसके बाद आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये भी प्लान कर रही हूँ कि ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रॉपर लिखवाएंगे तो अननेसेसरी बहुत टाइम लगेगा। मेन तो कंसेप्ट होता है ना, कितना लिखोगे आप। मैं फटाफट ऐसे ही डिफरेंस के फॉर्म में, कॉलमनर फॉर्म में ऐसे बना के लिख दूंगी, ठीक है। तो हमें एक के बारे में पढ़ना है कि मोलिकुलर सॉलिड के बारे में हमें जानना है। अच्छा, मोलिकुलर सॉलिड का मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तीनों के बारे में मोस्टली ये थोड़ा नॉलेज है और कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं आता इसके ऊपर। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। दूसरा क्या है? पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ये हो गया मोलिकुलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और कितने टाइप के सॉलिड होते हैं टेकिंग बाइंडिंग फोर्स इनटू अकाउंट? सेकंड है आयनिक सॉलिड, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। एंड फोर्थ वन है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड करा गया। मोलिकुलर सॉलिड डिवाइड अगेन 3 पार्ट्स, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ये 4 तरीके से हमने डिवाइड करके रखा है। लिखा तो सॉलिड है यहाँ पे, बट इसके अंदर आप गैसेस के बारे में भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब प्रॉपर सॉलिड के फॉर्म हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। सॉलिड का मतलब आप मैटर या सब्सटेंस समझ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसी के अंदर आपको गैसेस के बारे में भी पढ़ना है। क्लियर है ना? तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, कैसा है ये, कैसे बाइंडिंग फोर्स कैसे सब में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। क्लियर ना? तो सबसे पहले मैं इसको रब कर रही हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोलिकुलर सॉलिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप फिर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आपको फिर से दोबारा से लिखवाऊंगी इसको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ डिवीजन कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। मोलिकुलर सॉलिड, सॉलिड के अंदर मेरा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा नॉन पोलर। मोलिकुलर सॉलिड के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज पोलर एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम चलते हैं, दैट इज माई आयनिक सॉलिड। एंड थर्ड यहाँ पे चलते हैं, दैट इज माई मेटेलिक सॉलिड। एंड फोर्थ यहाँ पे चलते हैं हम कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, अब देख लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि कैसे हम डिवाइड करेंगे इन सबको, एक ही साथ पढ़ लेंगे सारा। सबसे पहले हम चलते हैं कंस्टिट्यूएंट एटम्स क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। अगर मोलिकुलर सॉलिड नॉन पोलर है तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होगा, आयनिक है तो क्या होगा, इस तरीके से। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट बनेगा
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे पहला कौन कौन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सेकंड है बाइंडिंग फोर्स, सेकंड है बाइंडिंग फोर्स, सेकंड है मेरा बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड में अगर मैं चलूं तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल पहले दे देती हूँ। एग्जांपल के जानने के बाद ऑटोमेटिक ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, आप भी समझ सकते हो, तो एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे फिजिकल स्टेट में चलेंगे, या नेचर आप बोल सकते हो, किस तरीके का नेचर का होते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट है मेरा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसको भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। And the last one is melting point and boiling point. Last, melting point and boiling point. तो देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट बनता है, मैं थोड़ा सा इसे रब कर लेती हूँ, काफी ऊपर ही आ चुका है तो ये नहीं आएगा। और थर्ड वन जो है मेरा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं ना, वहां पे इस तरीके से नहीं दिया है मैंने नोट्स में, प्रॉपर थ्योरी तरीके से मैंने डाला है पूरा, उसको प्रॉपर नोट्स बनाया है कि इसका नोट्स बनाया है, इसका नोट्स प्रॉपर दिया गया है, तो आप उसको एक बार रेफर कर लेना। हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, खत्म करते हैं इसको। अच्छा, नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जहां पे पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर कई बार ऐसे भी होता है कि पोलर बॉन्ड के होते हुए भी पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, और कई बार अगर सिमिलर टाइप का आइटम्स है तब भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्लियर है ना। और कई बार ऐसे होता है कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनके बीच भी अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो भी नॉन पोलर सॉलिड में आ जाएगा। इनर्ट गैसेस आर्गन आर्गन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हीलियम हीलियम के साथ कैसे बंधेगा, और नियॉन नियॉन के साथ कैसे बंधेगा, इस तरीके के कई एग्जांपल्स हैं। और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ हैं जो कि पोलर बॉन्ड कैरी करने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर बॉन्ड उसमें होता है बट वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो थोड़ा आपको, सबसे पहले तो मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी सो दैट बाकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से एग्जांपल आएगा नॉन पोलर सॉलिड में, आप क्या लिखोगे नॉन पोलर सॉलिड में, आर्गन ले लेना, हीलियम ले लेना, नियॉन ले लेना, Cl2 ले लेना, H2 ले लेना। आप यहाँ पे आप ले सकते हो, आप यहाँ पे और काफी सारे आप O2 ले लेना, वो भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है बिल्कुल, ठीक है। और क्या क्या आएगा, CO2 आ जाएगा जो कि नॉन पोलर स्टेट में जाता है, BF3 आ जाएगा। ये सारे जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है कि नहीं, पहले आपको बताओ मुझे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, इज इट? यस जी मैम। यस मैम। आर्गन हीलियम नियॉन है, वो तो इनर्ट गैस है, वहां पे कहाँ पे पोलैरिटी आएगी। एक आर्गन दूसरे आर्गन से कैसे जुड़ता है, कौन से फोर्स रहते हैं, दैट इज नोन एज विक डिस्पर्सन फोर्स, और लंडन फोर्स कहते हैं उसको। एक आर्गन के एटम दूसरे आर्गन के एटम से कैसे जुड़ता है, दैट इज विक डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं आप उसे कह सकते हो वेंट्रल फोर्सेस में हम नहीं कहेंगे उसको, लंडन फोर्स का नाम उसे दिया जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक Cl2 मॉलिक्यूल दूसरे Cl2 से कैसे जुड़ता है, Cl2 का मतलब है Cl, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, Cl2 है, क्यों बॉन्ड पोलैरिटी आएगी, बिल्कुल भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो बॉन्ड पोलैरिटी कहां से आएगी इसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक Cl2 दूसरे Cl2 से कैसे जुड़ता है, अगेन विक डिस्पर्सन फोर्स से जुड़ता है, क्योंकि पोलैरिटी ही नहीं है, जहाँ पे पोलैरिटी है नहीं वहां पे कैसे जुड़ेंगे, विक डिस्पर्सन और लंडन फोर्स से जुड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं टेम्पोररी, आप उसे बोल सकते हो, इस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। एक मोमेंटरी एक डाइपोल टाइप का एक बनने लग जाएगा, बहुत मोमेंटरी है दोनों के केस में, और वो जुड़ जाएंगे, दैट इज विक डिस्पर्सन फोर्स हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, H2 कैसे जुड़ेगा, विक डिस्पर्सन फोर्स, O2, CO2 कैसे जुड़ेगा, CO2 पोलर बॉन्ड है, बट ये अगर मॉलिक्यूल हम देखें तो ये नॉन पोलर है, क्योंकि बॉन्ड मोमेंट
इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट करता है। तो एक CO2 दूसरे CO2 से कैसे जुड़ेगा? थ्रू विक डिस्पर्सन फोर्स। तो हमने क्या देखा, नॉन पोलर में बाइंडिंग फोर्स क्या है? विक डिस्पर्सन फोर्स है। और लंडन फोर्स भी हमसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एट पार्टिकल्स क्या मिला आपको? कौन है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? यहाँ पे आइदर एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है। आइदर एटम है, अगर इनर्ट गैस का ले ले तो एटम बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर मैं मॉलिक्यूल्स ले लूं तो मॉलिक्यूल्स बनेगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अच्छा, नॉन पोलर का फिजिकल स्टेट क्या होता है? कौन से फिजिकल स्टेट में रहते हैं? मोस्टली गैसेस, मोस्टली गैसेस, और आप बोल सकते हो लिक्विड, आप बोल सकते हो लिक्विड भी रहते हैं, ये सब लिक्विड के फॉर्म में भी रहते हैं, मोस्टली गैसेस के फॉर्म में रहते हैं, मोस्टली गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। समटाइम्स लिक्विड के फॉर्म में जाते हैं, बट उसका चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ये विक डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। जहां पर लंडन फोर्स होता है वहां पे गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो मोस्टली गैसेस, समटाइम्स लिक्विड, बोथ एज ए होल अगर मैं बोलूं तो फिजिकल स्टेट जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉलिड कह सकते हैं आप इसको। अब इसे क्या बोलोगे? दीज आर सॉफ्ट सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर, इट इज अ नॉन कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं है? विजिबिलिटी है कि नहीं मुझे बता दो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं इनको थोड़ा सा, इसको मैं नीचे करती हूँ, क्योंकि जो चीजें कम में हो जाएगा हम उसे फिर क्यों। ठीक है, इसके थोड़ा मैं नीचे लेती हूँ। एंड इससे भी थोड़ा मुझे नीचे लेना पड़ेगा, मोस्टली तो इसी के ऊपर आते हैं। और एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए मैंने पहले भी कहा है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी से भी कहीं पे, इसी के अंदर से कहीं पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन पोलर। और नॉन पोलर बिकॉज गैस के फॉर्म में रहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी लो, वेरी लो होगा ना। गैसेस का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, लगभग 98 केल्विन मान सकते हो। 98 केल्विन आप समझ सकते हो कितना कम है वो। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सो दैट आपको समझ में आएगा पोलर मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल सबसे पहले मैं एग्जांपल कॉलम में चली जाती हूँ। एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आएगा HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, SO2 आ जाएगा, इसका इसमें अगर हम लेते हैं तो PH3 आ जाएगा। ठीक है, और आप काफी कुछ इसमें ले सकते हो, आप जितने पोलर मॉलिक्यूल है सब इसी के अंदर आ जाए, जिसके पोलैरिटी है, जिसमें जिसके प्रॉपर डाइपोल मोमेंट बनते हैं, वो सारे इसी के अंदर आए। HCl, HBr, SO2, HI, HF सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। H2S आ जाएगा, H2S आ जाएगा। ये सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? बिकॉज HCl जो है ऐसे बना हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट बनेगा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनेगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे लोन पेयर है, ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट बनेगा। यहाँ पे लोन पेयर है, ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट बनेगा। यहाँ पे दो लोन पेयर है, ऑटोमेटिकली और भी खूब सारा डाइपोल मोमेंट बनेगा। क्लियर है? तो दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन से फोर्स एग्जिस्ट करता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है किसके फॉर्म में अवेलेबल होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स क्या हो जाएगा पोलर के लिए? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल
इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा कौन से फोर्स से? डाइपोल। इसके पास भी डाइपोल है, मोमेंट है इसके पास, दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी मोमेंट है, तो वो दोनों जुड़ेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, और इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी आप ले सकते हो पोलर मॉलिक्यूल्स में इसके भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है, आप देख सकते हो सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ये भी पोलर है बट ये भी सॉफ्ट, आपको पता है HCl लिक्विड के फॉर्म में रहता है, कई बार जो होता है कुछ कुछ गैसेस के फॉर्म में भी रहते हैं, SO2 गैस के फॉर्म में रहता है, फॉस्फाइन गैस के फॉर्म में रहता है, तो ये भी जो एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली गैसेस एंड लिक्विड्स। यहाँ पे मोस्टली टोटल गैसेस था, लिक्विड बहुत कम था यहाँ पे। अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे लिक्विड का चांसेस बहुत कम है, मैंने इसको इसीलिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है, बहुत कम रहता है, लिक्विड नहीं होता है, मोस्टली गैसेस होते हैं। बट यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस और लिक्विड इक्वल, गैसेस भी होते हैं लिक्विड भी होते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो नॉन कंडक्टर, ऑल्सो नॉन कंडक्टर, ये भी नॉन कंडक्टर होता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके भी लो रहते हैं बिकॉज ये सॉलिड और गैसेस के फॉर्म, लिक्विड और गैस, मोस्टली गैसेस और लिक्विड के फॉर्म में है, तो इनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। उसके वेरी लो था, इसका लो हो गया है। बट एज कंपेयर टू नॉन पोलर, पोलर के थोड़ा सा बेटर मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने वेरी लो लिखा था, यहाँ पे मैंने लो लिख दिया है, थोड़ा सा बढ़ता है, पोलैरिटी आ गई ना। और पोलैरिटी के साथ पता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पोलैरिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर ना? अच्छा, अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या आने वाले हैं? जितने हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आपके पास हैं, क्या क्या आ सकते हैं? इसके अंदर आपका आ जाएगा HF, H2O, NH3 आ जाएगा मोस्टली। अगर हम देखें C2H5OH ले लो, ये भी अल्कोहल है। और बाकी जो बाकी O नाइट्रोफेनॉल, P नाइट्रोफेनॉल, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर ना? आप एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। CH3COOH ले लो आप, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इसी के अंदर आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आ जाएंगे। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसके अलावा आप नोट में पढ़ लेना, O नाइट्रोफेनॉल, P नाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर सब मैंने बता दिया है, तो अगर आप बोलोगे तो अभी बता दूंगी O नाइट्रोफेनॉल, P नाइट्रोफेनॉल कैसे इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और उसके बीच किस किस तरह के क्वेश्चन, बट आपने ये ऑलरेडी करा हुआ है, O नाइट्रोफेनॉल एंड P नाइट्रोफेनॉल, इसमें से कौन ज्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक दो पूछ सकते हैं अगर पूछेंगे तो। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख देना O नाइट्रोफेनॉल, P नाइट्रोफेनॉल, सब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर आ जाए। क्लियर ना? अच्छा अच्छा, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग फोर्स काम करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है डिस्पर्सन फोर्स, उसके बाद डाइपोल, डाइपोल थोड़ा सा बेटर फोर्स, उससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो पर मॉलिक्यूल, आई मीन पर, अगर आप एक बॉन्ड के लिए अगर आप इसका एनर्जी देखोगे पर मोल, अगर चेक करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये 10 से 100 किलो जूल पर मोल के अंदर आता है इसका स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगी, अगर रफ आइडिया अगर आपको चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,